census method. Census method is the method in which data are collected of all the items of universe. Statistics में हम जब भी population या universe वर्ड का यूज करते हैं तो पॉपुलेशन का यहाँ मतलब हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से नहीं है. स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या यूनिवर्स वर्ड हम यूज करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर का जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है उसमें टोटल कितने आइटम्स है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगी 11th क्लास का सर्वे करना है तो 11th क्लास में जितने भी टोटल स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है, तो ये 100 स्टूडेंट क्या है, पॉपुलेशन. यूनिवर्स मींस इन्वेस्टिगेशन जो एरिया है उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स. तो सेंसस मेथड, सेंसस मींस अगर इन्वेस्टिगेटर सेंसस मेथड का यूज करता है तो ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर 11th क्लास में 100 स्टूडेंट है तो इन्वेस्टिगेटर 100 स्टूडेंट से रिलेटेड ही डेटा कलेक्ट करेगा, किसी भी आइटम को वो नहीं छोड़ेगा. वो हमारा क्या है, सेंसस मेथड. ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड for investigation. Each and every item of universe or population is included for investigation. और sample method क्या है? Some items from the universe are selected for investigation. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट हैं क्लास 11th में और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटर है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, स्टैटिस्टिकल सर्वे कंडक्ट कर रहा है, तो अगर वो 100 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करे देन ही इज यूजिंग सेंसस मेथड. और अगर वो इन 100 स्टूडेंट्स में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर ले कि 100 में से 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर ले, 30 को सेलेक्ट कर ले और उन 20 और 30 से रिलेटेड स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करे अगर इन्वेस्टिगेटर, तो ही इज यूजिंग सैंपल मेथड. तो सेंसस मींस पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स है सबको इंक्लूड किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सेंसस मींस पॉपुलेशन और यूनिवर्स में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उन सिलेक्टेड आइटम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है. तो इट मींस जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल मेथड यूज कर रहा है. तो जो सेंसस मेथड है, एक तो इसका मीनिंग हो गया. अब अगर इन्वेस्टिगेटर सेंसस मेथड का यूज करता है तो क्योंकि इसमें सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो एक्यूरेट होगा. जो भी रिजल्ट इसके बेस पे निकाला जाएगा एक्यूरेट होगा, ये डाटा रिलायबल भी होगा. लेकिन क्योंकि सैंपल मेथड में इन्वेस्टिगेटर सिर्फ कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करता है और उनके बेस पे अपना रिजल्ट निकालता है, तो अगर हम कहें कि जो भी रिजल्ट आएगा सैंपल मेथड के बेस पे वो सेंसस मेथड की बजाय लेस एक्यूरेट होगा, लेस रिलायबल होगा. अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो उस केस में सैंपल मेथड बेस्ट होगा. और अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया स्मॉल है तो उस केस में जो सेंसस मेथड है ये ज्यादा सुटेबल होगा क्योंकि इसमें हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो सेंसस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया एंड सैंपल मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया. अब जो सेंसस मेथड है इसके थ्रू अगर इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि हर एक आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है, इसमें लेस टाइम लगेगा. इसमें एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, इसमें लेस एफर्ट्स. इसमें कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, इसमें ये लेस कॉस्टली होगा. लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, वो अगर उसको बहुत डिटेल में स्टडी करनी है
तो उस केस में सेंसस मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है, किसी भी आइटम को नहीं छोड़ा जाता। और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर कॉम्प्लेक्स है, कि मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस केस में भी सेंसस मेथड बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि इसमें सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। या फिर अगर हम ये कहें कि जितने भी आइटम्स है वो सभी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के हैं, जो आइटम्स है वो सिमिलर नहीं है, तो उस केस में भी सेंसस मेथड ही बेस्ट मेथड होगा। लेकिन अगर जितने भी आइटम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एरिया उसमें जितने भी आइटम्स है, अगर वो होमोजीनियस है, तो उस केस में सैंपल मेथड बेस्ट मेथड होगा, कि जो सिमिलर डेटा है उसमें से सारे डेटा से जो सारे के सारे आइटम है सबसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट ना करके उनमें से सिर्फ कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया जाए, उनका ही डेटा कलेक्ट किया जाए। तो अगर आइटम्स होमोजीनियस हैं, सारे सेम है, तो सैंपल मेथड बेस्ट मेथड है। और अगर जो आइटम्स है वो सारे डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के, सारे अलग अलग हैं, तो उस केस में सैंपल फ्रेम नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो सेंसस मेथड है वो बेस्ट मेथड है। सेंसस मेथड से जो इंटेंसिव एग्जामिनेशन पॉसिबल है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि उसके पास सबसे रिलेटेड डाटा होगा, तो अच्छे तरीके से वो स्टडी करेगा, अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, जो कंक्लूजन होगा एक्यूरेट भी होगा, रिलायबल भी होगा। लेकिन सैंपल मेथड में क्योंकि सभी आइटम्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो इसीलिए इससे जो भी रिजल्ट निकलेगा हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, लेकिन सेंसस मेथड से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके बजाय वो लेस एक्यूरेट होगा और लेस रिलायबल होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा सैंपल पे। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसने सैंपल अच्छे फ्रेम कर लिए, सैंपल अगर लार्ज साइज है और सैंपल अगर बेस्ट है, तो उस केस में सैंपल मेथड में भी बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन सेंसस से अगर कंपैरिजन करें तो रिजल्ट लेस एक्यूरेट होंगे और लेस रिलायबल होंगे। जो सेंसस मेथड है इसमें लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर लार्ज है तो उस केस में एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। और सैंपल मेथड है, इसमें कम मैन पावर से काम चल सकता है, क्योंकि पूरे आइटम में से सिर्फ कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये जो सैंपल मेथड है ये टाइम सेविंग भी है, इकोनॉमिकल भी है। और अगर हमें वेरिफिकेशन करना है कि जो भी कंक्लूजन है वो सही है या नहीं, कि अगर हमें कोई एरर फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में भी सैंपल मेथड में एरर को फाइंड आउट करना इजी होगा बजाय के सेंसस मेथड के, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ आइटम्स है। फॉर एग्जांपल अगर 100 आइटम्स हैं, एक तो इनमें एरर ढूंढनी पड़े और एक सिर्फ 20 आइटम्स है इनमें एरर ढूंढनी पड़े, तो सैंपल मेथड में एरर को फाइंड आउट करना इजी है बजाय के सेंसस मेथड के। तो अगर वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है कि जो कंक्लूजन है वो सही है नहीं है, और सारे आइटम्स को अगर दोबारा चेक किया जाए, तो वेरिफिकेशन करना सैंपल मेथड में इजी है बजाय के सेंसस मेथड के। जो सैंपल मेथड है इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेटर सिर्फ कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है, कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए एडमिनिस्टर करना, डेटा को हैंडल करना इजी होता है बजाय के सेंसस मेथड के। जो सैंपल मेथड है ये हम नहीं कह सकते कि इसमें कुछ कमी है। जो सैंपल मेथड है वो भी साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमें गेहूं की क्वालिटी चेक करना है, तो एक एक गेहूं के दाने को अगर हम चेक करें तो वो गलत होगा। या जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा जो ब्लड सैंपल है, तो डॉक्टर सिर्फ जो भी है 1-2 ड्रॉप हमारी लेता है, पूरे ब्लड को हमारे नहीं निकालता वो। तो जो सैंपल मेथड है ये भी साइंटिफिक मेथड है, लेकिन वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कि वो सैंपल कैसे फ्रेम करता है। अगर जो सैंपल है वो साइज में लार्ज है, रिप्रेजेंटेटिव है, कि पॉपुलेशन में जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उन सबको वो उसमें इंक्लूड करता है, तो उस केस में जो सैंपल मेथड है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें कम आइटम्स का यूज करके और बेस्ट कंक्लूजन इन्वेस्टिगेटर ड्रॉ कर सकता है। वो डिपेंड करता है सैंपल इन्वेस्टिगेटर ने कैसे फ्रेम किया है। अगर सैंपल अच्छा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को, तो उस केस में साइंटिफिक मेथड होगा सैंपल मेथड।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, क्योंकि सेंसस में तो जो इन्वेस्टिगेटर है सभी आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन सैंपल मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करता है, तो इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करता है सैंपल फ्रेम करने के लिए। तो जो मेथड्स है सैम्पलिंग के वो हमारे हैं रैंडम सैम्पलिंग, random sampling. Random sampling means each and every item of the universe has equal chance of being selected. तो random sampling क्या है? जिसमें पर्सनल बायस्ड के इन्वेस्टिगेटर के पक्षपात करने के कोई चांसेस नहीं होते। इसमें यूनिवर्स में पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स है सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है वो यूज करता है या तो लॉटरी मेथड या फिर टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। अगर लॉटरी मेथड यूज करता है तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो जितने भी आइटम्स है सबसे रिलेटेड, चाहे उसमें रोल नंबर लिखे, नेम लिखे, तो वो जितने भी आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड स्लिप्स बनाता है। जो स्लिप्स है उनको शफल किया जाता है और फिर उसमें से जितना भी आइटम सेलेक्ट करने हैं टू फ्रेम है सैंपल की 20 तो 20 स्लिप्स निकालेगा, 30 तो 30 स्लिप्स निकाल लेगा, तो सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं होते। दूसरा मेथड जो इन्वेस्टिगेटर है वो यूज कर सकता है, डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने अपनी अपनी टेबल बना रखी है। टेबल में जो भी रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 2 3 2 4 4 3 2 1 6 1 1 1। तो इस सिचुएशन में जो टेबल्स हैं जो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने दी है उनमें से किसी भी टेबल का यूज कर लेता है इन्वेस्टिगेटर। उस टेबल में जो भी नंबर दिए हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है टू फ्रेम अ सैंपल। मोस्टली वाइडली यूज जो टेबल है वो है टिपेट्स टेबल। और टिपेट ने अपनी जो उसने टेबल बनाई है उसमें उसने 41,600 नंबर्स का यूज किया है, और इन नंबर्स का यूज करके टिपेट ने 10,400 नंबर के सेट बनाए हैं, यानी कि 4 डिजिट का एक। फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट जैसे पेजेस हैं, इन पे अलग अलग सेट बना रखे हैं। 10,400 सेट बना रखे, उसमें कितनी उसने डिजिट्स का यूज किया है, 41,600 डिजिट्स का यूज किया है, और हर एक नंबर 4-4 डिजिट का है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन नंबर्स का यूज कर सकता है। अब इसमें तो 4-4 डिजिट के हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें सिर्फ 2-2 डिजिट वाले चाहिए तो हम ले लेंगे 23, 43, 61, या अगर हमें चाहिए 3 डिजिट के तो उस केस में हम 232 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर 432 को सिलेक्ट कर लेंगे, 611 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन ने जो टेबल्स दी है रैंडम नंबर्स की, उन में से जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी भी टेबल को सिलेक्ट कर लेता है, उसमें से किसी भी सेट को वो यूज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने सैंपल को फ्रेम कर लेता है। तो जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है इसकी जो मेरिट्स हैं, एक तो इसमें ईच एंड एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर एक आइटम के इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने के। सेकंड, इसमें पार्शियलिटी के कोई भी चांसेस नहीं है, और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेथड है। इसके अगर हम डीमेरिट की बात करें तो इसमें हर एक आइटम पे इक्वल सेलेक्ट होने के चांसेस तो है, लेकिन अगर कोई आइटम इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कई बार वो आइटम भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो कोई इंपॉर्टेंट आइटम भी इसमें सेलेक्ट होने से रह जाता है। इसमें जितने भी आइटम्स है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि हो सकता है कुछ आइटम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो जो इंपॉर्टेंट आइटम है उनको कोई वेटेज नहीं दी जाती। एक इसमें आपके डिफरेंस भी दे रखा है, रैंडम सैम्पलिंग एंड हैफेजर्ड सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग तो क्या है कि जिसमें रूल रेगुलेशन का यूज किया जाता है कि या तो लॉटरी मेथड यूज करेगा इन्वेस्टिगेटर या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर का यूज करेगा। हैफेजर्ड सैम्पलिंग मींस विदाउट एनी रूल रेगुलेशन,
जब इन्वेस्टिगेटर सैंपल आइटम को सेलेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं हैफेजर्ड सैंपलिंग, और जो हैफेजर्ड सैंपलिंग है वो रैंडम सैंपलिंग नहीं है, क्योंकि रैंडम में सभी आइटम्स के इक्वल होने के चांसेस तो है, लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, या तो लॉटरी मेथड यूज करता है कि सबके नाम की स्लिप्स बनाए और फिर उसमें से जो ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट होंगे, या फिर जो डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन के जो टेबल है उनका यूज किया जाता है। रैंडम सैंपलिंग का जो मोस्टली यूज है वो एग्जिट पोल में भी किया जाता है। एग्जिट पोल मींस जब वोटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो आप देखा होगा कि कई बार जो रिपोर्टर्स हैं बाहर खड़े होते हैं, जो भी वोट डाल के आते हैं उनमें से रैंडमली बीच बीच में पूछते रहते हैं कि आपको क्या लगता है आपने किसको वोट किया है, या आपको क्या लगता है किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उससे फिर जो रिपोर्टर्स हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो एक आइडिया बना लेते हैं पहले से कि हाँ इस पार्टी के जीतने के चांसेस हैं। तो रैंडम सैंपलिंग का यूज एग्जिट पोल में भी किया जाता है कि रिजल्ट आने से पहले ही ये बता दिया जाता है कि हाँ इस पार्टी के आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो सैंपलिंग मेथड है वो है पर्पजिव सैंपलिंग। नाम से हमें पता चल रहा है पर्पजिव सैंपलिंग, या इसको हम डेलिब्रेट सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो जब भी सैंपल आइटम को फ्रेम करता है तो उसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव अपने पर्पस को ध्यान में रखता है, यानी कि जो भी ये सैंपल आइटम्स हैं इनको वो अपनी मर्जी से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जानबूझ के सेलेक्ट करता है कि हाँ ये जो आइटम्स हैं ये मेरे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको वो सेलेक्ट कर लेता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्पजिव सैंपलिंग या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग। अब इसकी मेरिट्स ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि हाँ ये आइटम मेरे सैंपल में मेरे इन्वेस्टिगेशन में जरूर होने चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट जो आइटम है उनको वेटेज दी जाती है। तो इससे जो इन्वेस्टिगेटर का जो पर्पस है वो उसका पूरा हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पता है कि उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से जो आइटम्स है वो इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है टू फ्रेम अ सैंपल। लेकिन अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो पर्पजिव सैंपलिंग में बहुत ज्यादा चांसेस हैं पर्सनल बायस के। जो इन्वेस्टिगेटर है वो पक्षपात कर सकता है, क्योंकि वो जिसको चाहे उसको उस आइटम को सेलेक्ट कर सकता है टू फ्रेम अ सैंपल। और अगर सैंपल फ्रेम करने में ही पक्षपात होगा तो उसके ऊपर जो भी कंक्लूजन जो ड्रॉ किए जाएंगे उसका यूज करके वो भी हमारे डाउटफुल होंगे। नेक्स्ट जो मेथड है सैंपलिंग का वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, या जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मींस कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों सैंपलिंग का यूज करता है। इसको हम मिक्स्ड या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोल सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो रैंडम सैंपलिंग का भी यूज करता है और पर्पजिव सैंपलिंग का भी यूज करता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले पर्पजिव सैंपलिंग का यूज करता है और जो भी पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, की ये एक ग्रुप हो गया फॉर एग्जांपल की क्लास 11th में से एक ग्रुप बना दिया बॉयज का और एक ग्रुप बना दिया गर्ल्स का। तो इसमें पर्पजिव सैंपलिंग के अकॉर्डिंग तो पॉपुलेशन को आइटम्स को डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में और फिर हर एक ग्रुप में से रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है इसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों मेथड्स का यूज करता है, रैंडम सैंपलिंग एज वेल एज पर्पजिव सैंपलिंग। पहले पर्पजिव सैंपलिंग का यूज करता है और उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, और फिर रैंडम सैंपलिंग का यूज करके इनमें से आइटम्स को सेलेक्ट करता है। तो अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो क्योंकि इसमें पॉपुलेशन को उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सैंपलिंग मेथड है ये कवर करता है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक को। कि वैसे अगर हम जनरल रैंडम सैंपलिंग यूज करें तो हो सकता है कि सारे के सारे बॉयज सेलेक्ट हो जाए या हो सकता है सारी की सारी गर्ल्स सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड करने से अब बॉयज भी सैंपलिंग आइटम में हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और गर्ल्स भी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये इसका
जो बेस्ट इसकी मेरिट है वो यही है कि इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के इंक्लूड हो जाने से जो ये सैंपल आइटम्स है ये पॉपुलेशन को हम कहेंगे कि अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, मीनिंगफुल होगा, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग जो ग्रुप हैं उससे हमने आइटम्स को सेलेक्ट किया है। अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स अगर वो स्मॉल है तो उसके इसमें ग्रुप में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमारे सारे के सारे आइटम्स होमोजीनियस है, फॉर एग्जांपल क्लास में है ही सारे बॉयज, तो उस केस में हम ग्रुप में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो इन्वेस्टिगेटर का टाइम ही वेस्ट होगा। अगर सारे के सारे आइटम्स होमोजीनियस हैं तो भी इस मेथड का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पूरी पॉपुलेशन को सबसे पहले अरेंज कर देता है, या तो अल्फाबेटिकली या ज्योग्राफिकली या न्यूमेरिकली। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 11th क्लास में 20 स्टूडेंट है तो उनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे कि 20 तक, या अल्फाबेटिकली कि पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन को में जितने भी आइटम्स उनको अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, ज्योग्राफिकली या फिर न्यूमेरिकली, और उसके बाद एवरी nth आइटम इज बीइंग सेलेक्टेड। अब एवरी nth मींस इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है कि हर एक थर्ड आइटम को सेलेक्ट करना है या हर एक फिफ्थ आइटम को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर एवरी थर्ड आइटम को सेलेक्ट करना है टू फ्रेम अ सैंपल, तो इसमें पहला जो आइटम है वो तो इन्वेस्टिगेटर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 कर लिया तो पहला सैंपल आइटम हो गया 2 रोल नंबर, उसके बाद एवरी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5, फिर थर्ड 6 7 8, फिर थर्ड 9 10 11। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो इसमें एक तो क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने सभी आइटम्स को अरेंज किया है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या फिर ज्योग्राफिकली की प्लेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें पर्सनल बायस्ड के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें एवरी थर्ड, एवरी फिफ्थ या एवरी फोर्थ जो आइटम है वो सिलेक्ट किया जाता है, तो इसमें पर्सनल बायस्ड के चांसेस नहीं है। और अगर पर्सनल बायस्ड के चांसेस नहीं है तो जितने भी आइटम सेलेक्ट होते हैं वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट होते हैं, तो उस केस में जो है रिजल्ट भी सही आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन जो साइज है वो स्मॉल है या होमोजेनियस आइटम है, तो उस केस में इनको सिस्टमैटिक अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में ये जो मेथड है ये सुटेबल नहीं है। इसकी डिमेरिट की अगर हम बात करें, मेरिट तो ये हो गई कि इसमें पर्सनल बायस्ड के चांसेस नहीं है, लेकिन डिमेरिट की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसमें हर एक आइटम के जो है वो इक्वल सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पता है कि हर एक थर्ड आइटम सेलेक्ट होगा, तो हर एक थर्ड में मीन्स कि अगर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो बीच वाले जो आइटम है उनको पता है कि उनके सेलेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो फिर पर्सनल बायस तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के हाथ में नहीं है कि वो किसको सेलेक्ट करे किसको ना सेलेक्ट करे, लेकिन हर एक आइटम के इक्वल सेलेक्ट होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि पता है एवरी फिफ्थ में पहले जो 4 आइटम है वो सेलेक्ट नहीं होंगे, फिर फिफ्थ के बाद फिर 10th होगा, तो बीच के जो 6 7 8 9 है उनके सेलेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर जो हमारे आइटम्स है वो सारे होमोजीनियस है तो उस केस में वैसे ही रैंडम सैंपलिंग का यूज किया जा सकता है। अगर सारे के सारे होमोजीनियस है तो उस केस में इनको अरेंज करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो सैंपलिंग मेथड है हमारा वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग मींस कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ परसेंटेज फिक्स कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होती है कि एजुकेशन में भी अगर जो कॉलेजेस हैं उनमें इतने परसेंट सीट एससी की है, इतने परसेंट जो सीट है ओबीसी की है,
या अगर कहीं जॉब्स मिलती है तो भी उसमें रिजर्व्ड उनकी कैटेगरी होती है, कितने परसेंट सीट उसकी है, तो वही हमारा क्या है, कोटा। कोटा सैंपलिंग मींस इसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो आइटम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल अगर जैसे पॉपुलेशन है उनको डिवाइड कर दे कि ये है मेल, ये है फीमेल, ये है चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उसके बाद कोटा फिक्स किया जाता है, परसेंटेज फिक्स की जाती है कि मेल में से 10% को सेलेक्ट करना है, फीमेल में से आइटम्स को सेलेक्ट करना है 10% और बाकी के 80% हमें सेलेक्ट करना है चिल्ड्रन में से। तो ये हो गया कोटा फिक्स करना। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर जो पॉपुलेशन उसको डिवाइड करता है ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, फिर हर एक ग्रुप में से एक परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि मेल में से कितने परसेंट आइटम को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर की मर्जी है कि वो जैसे मर्जी इन ग्रुप्स में से कि मेल में से 10% सेलेक्ट करना है, वो 10% कोई भी को सेलेक्ट कर सकता है, फीमेल में से भी 10% को सेलेक्ट करना है तो 10% वो किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकता है, और जो चिल्ड्रन है वो 80% उसमें चिल्ड्रन होंगे, और 80% जो चिल्ड्रन में से 80% किनको सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है उसके अगर पता करना चाहे कि वो कितना पसंद किया जा रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि मेल से 10% जो व्यूज है वो मेल के लिए जाएं, 10% फीमेल की ओर, क्योंकि चिल्ड्रन का प्रोडक्ट है तो 80% जो व्यूज है वो बच्चों से पूछा जाए कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हम बात करें इसकी मेरिट्स की, तो इसमें एक तो सबसे पहले जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी इंक्लूड हो जाती है। साइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने से डाइवर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे सैंपल में इंक्लूड हो जाती है, और अलग अलग ग्रुप के आइटम सेलेक्ट होने से वो ग्रुप को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और सभी तरह के ग्रुप से फिर आइटम सेलेक्ट होने की वजह से जो रिजल्ट है वो भी हमारा एक्यूरेट आता है। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, सारे के सारे बिल्कुल सेम है, तो उस केस में उनको ग्रुप में डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। और जब इसमें इन्वेस्टिगेटर इन ग्रुप्स में से जब सेलेक्ट करता है कि ये तो फिक्स हो गया कि मेल में से 10%, फीमेल में से 10%, लेकिन वो 10% कौन से मेल होंगे डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे, तो इसमें पर्सनल बायस्ड के भी चांसेस हैं, और अगर पर्सनल बायस्ड होगा, पक्षपात होगा, तो उस केस में जो रिजल्ट है वो भी डाउटफुल होंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग मींस इसमें इन्वेस्टिगेटर अपना कन्वीनियंस देखता है, अपनी सुविधा देखता है कि वो किस आइटम को सेलेक्ट करे टू फ्रेम अ सैंपल। फॉर एग्जांपल कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो बिलोंग करता है कोसली से, तो अगर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई भी आप फर्म लगा लीजिए, मान लो बहुत सारी 10 फर्म्स हैं, और उसमें अब इन्वेस्टिगेटर को सेलेक्ट करना है कि वो किस आइटम को सेलेक्ट करे, तो वो कोसली से बिलोंग करता है, तो वो कोसली में जो फर्म होगी उसी को सेलेक्ट कर ले कि मैं इसी ऐसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता हूँ, और इसके बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसी को वो सभी फर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर की सुविधा पर कि वो कहाँ किस आइटम को सेलेक्ट करना चाहता है। उसमें वो ये नहीं देखता कि उसका पर्पज क्या है या किस मेथड को, वो सिर्फ अपनी सुविधा देखता है कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, उसके लिए क्या कन्वीनियंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड हम इसको नहीं कह सकते। जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ है वो उसने अपनी सुविधा के अनुसार किया है, तो इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो भी हमारे डाउटफुल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी सूझबूझ पे कि अगर वो अच्छा आइटम सेलेक्ट कर ले तो रिजल्ट हमारे सही आ जाएंगे, लेकिन अगर जिस आइटम्स को वो सेलेक्ट कर रहा है अगर वो सैंपल ही सही फ्रेम नहीं होगा तो उस केस में जो रिजल्ट है वो भी हमारे डाउटफुल हो सकते हैं, सही नहीं होंगे।